नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। यूपी के हाथरस की गैंगरेप पीड़ित के मामले में सिस्टम सवालों के घेरे में पहले से था, लेकिन अब सीधे कटघरे में खड़ा है। बीती रात हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन नाम मात्र को। आरोप यह है कि पुलिस ने जबरदस्ती शव को जला दिया। पुलिस प्रशासन की दलील है कि अंतिम संस्कार में परिवार के भले ही सब लोग मौजूद ना रहे हों, लेकिन कुछ लोगों की इसमें सहमति थी। हालांकि आज तक के कैमरे में पुलिस के रवैये की पूरी तस्वीरें हैं, जो बताती हैं कि पुलिस प्रशासन किसी जल्दबाजी में तो था। वैसे इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और यूपी सरकार ने एक एसआईटी बना दी है, जिससे कहा गया कि 7 दिन में रिपोर्ट दो। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद दंगल में यह सवाल उठाना जरूरी है कि हाथरस में हाहाकार, आंखें कब खोलेगी सरकार। ये समाज के दरिंदों का शिकार हुई एक बेटी की चिता ही नहीं जल रही है, यहाँ सिस्टम की अंधेर गर्दी का तमाशा भी हो रहा है। कल तक हाथरस की बेटी से हुई दर्दनाक दास्तां और पुलिस की बहानेबाजी से दिल बैठ रहा था, लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ उसने सिस्टम से रही सही उम्मीद भी तोड़ दी है। आरोप है कि पुलिस वालों ने घर वालों की मर्जी के बिना रात के अंधेरे में हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस पहरेदारी में बिलखते परिवार से एक आखिरी अधिकार भी छीन लिया गया। घर जाएगी, आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे। कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं आपने बाहर मुझे, से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप जी, लोगों को इस बताने मैं के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस सिस्टम का ये मजाक जब चल रहा था, तब वहाँ मौजूद एक पुलिस वाला अपनी हंसी से बेहयाई की हद लांघ रहा था। सुबह का जब उजाला हुआ और रात के अंधेरे की कहानी जब आज तक के कैमरे से बाहर आ गई, तो पुलिस प्रशासन और सरकार अपने अपने दावों के साथ सामने आया। चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया सर? हमने अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ियाँ पे खड़ी रही थी। अंतिम संस्कार किया किसने? पुलिस वालों ने किया है। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है। सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार हमने नहीं किया। पीड़िता के परिवार ने ही रस्म रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जबरन पुलिस वालों ने ही आग लगा दी, चेहरा तक बेटी का नहीं देखने को दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। डेड बॉडी घर पे लाई गई थी, जैसी मुझे सूचना है, और विधि विधान से ही दाह संस्कार हुआ है। क्या हुआ? किसने मारा आपको? हाथरस की निर्भया से बेरहमी इस कदर हुई है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी मिली थी। पुलिस भले इनकार करे, लेकिन परिवार का दावा है कि बच्चे की जुबान काटी गई थी। कैसे करे, कैसे सबर करे आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं जोली में कोई भीग डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इस मामले के चारों आरोपी गिरफ्तार हैं। मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। लेकिन ये मामला कितना संवेदनशील बन चुका है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इसके बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ अभिषेक हाथरस आज। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ होंगे, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय सिंह होंगे, वो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ अर्चना तिवारी आ गई हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, माफ कीजिए आराधना तिवारी जी आ गई हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ एल बनर्जी होंगे, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, और हमारे साथ ममता काले होंगी, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले मोहसिन रजा, आप उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, ऐसी क्या जल्दी थी कि आधी रात में लड़की के शव को जला दिया गया? देखिए रोहित, पहली चीज तो इस डिबेट को हम करने बैठे हैं, हम सरकार की तरफ से एक जिम्मेदार मंत्री के होने के नाते
हमारी सरकार ने जो दायित्व था सरकार का उसने पूरा निभाया है ईमानदारी के साथ में। देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे सारे अमले जो अफसर हैं हमारे वहां के, सभी गंभीर हैं इस प्रकरण में और हम सब दुखी हैं। हमारी पूरी संवेदना है उस परिवार के साथ में और सरकार पूरी उन परिवार के साथ खड़ी है और हम उनको सजा दिलाएंगे जो उस परिवार की मांग है। हम पूरी सरकार सजा दिलाएगी क्योंकि हमने मिनट टू मिनट पूरी तरीके से एक एक चीज ईमानदारी से की है। ये कोई राजनीतिक डिबेट इसमें नहीं है, हम सब दुखी हैं। ये घटना कोई आज हमें सबको बहुत अच्छा नहीं है, बैठे हैं 4 लोग अलग अलग, कांग्रेस सपा बसपा, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजों को देश और प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में खत्म होना चाहिए। इसको लेकर आदरणीय योगी जी लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार कानून बना रहे हैं। मोहसिन ये साहब, चीजें जड़ से मोहसिन खत्म होना चाहिए। आप हम इनके साथ राजनीति जिम्मेदारी करने नहीं बांटना बैठे चाहते हैं, हैं, हम दुखी हैं। ये आपसे जिम्मेदारी हमारे मन से बांटेंगे कि बात नहीं कर मुझे रहे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूं आपने एसआईटी बना दी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री ने योगी जी को फोन करके कहा इस पर जल्दी इंसाफ करो, कठोरतम कार्रवाई करो। हो सकता है आप ये भी बताएं कि हमने तो 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन मुझे ये बताइए ना सर कि आधी रात में 1:30-2 बजे जाके लड़की के शव को जलाया क्यों गया, क्या कारण था? देखिए वहां की क्या परिस्थितियां थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको बेहतर समझा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार, आप एक बच्ची जिसकी डेथ हुई और किस तरह से उसके साथ में दुष्कर्म के बाद जिन लोगों ने जो उन्होंने शिकायत की उस पर सरकार ने आगे बढ़कर कार्रवाई की और कार्रवाई के साथ साथ जब कल शव की बात आप कर रहे हैं, जो अंतिम संस्कार हुआ है उसमें परिवार के लोग मौजूद हैं, परिवार के लोग वहां मौजूद हैं, पूरी रीति रिवाज से हुआ है। लेकिन वहां पर जो मोहसिन रजा, इससे आप रीति रिवाज कहते हैं? लेकिन रोहित, आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी पर रजा साहब, आप देख रहे हैं एक आदमी पेट्रोल या मिट्टी के तेल की कैन जैसी किसी चीज से कुछ छिड़क रहा है लगातार उसके ऊपर, और उस तस्वीर को देखने के बाद अगर आप कहते हैं मोहसिन रजा कि ये रीति रिवाज के साथ हो रहा है, तो माफ कीजिए सर, इस देश में किसी धर्म में ऐसा रिवाज नहीं है सर कि तेल छिड़क के आग लगा दी जाए। परिवार के लोगों के बयान आ रहे हैं, जो परिवार के लोग कह रहे हैं उनसे आप बात करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस समय कतई तौर पर हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं, हम सब दुखी हैं, भरे मन से बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को खत्म करना होगा। जिसकी सरकार होती है ना वो यही कहता है कि हम राजनीति करने नहीं बैठे। सरकार प्रतिबद्ध है, मोहसिन हमने साहब, इसीलिए एसआईटी बिठा ली है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जा रहे हैं हम, इनको मोहसिन सजा साहब दिलाएंगे मैं ताकि और एक कुछ नजीर पूछ बने ही नहीं उत्तर रहा प्रदेश आपसे, में। मैं सारी बातें मान लूंगा। आपने एसआईटी बनाई, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, आप जल्दी इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आप फांसी दिला देना चाहते हैं, हो सकता है सड़क पे गोली मरवा देना चाहते हो जैसे हैदराबाद में हुआ था। मुझे केवल यह बता दीजिए सर, आधी रात में चोरी छुपे दबे पांव पुलिस ने जाकर शव को जलाया क्यों? क्यों एक लड़की जिसके साथ पहले नाइंसाफी हो चुकी थी उसको एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार नसीब नहीं हुआ आपकी सरकार में, क्यों? देखिए परिवार के लोग सब साथ में थे वहां पर, ये जैसी सूचना है हम लोगों के पास में, और रोहित इसको बात का बतंगड़ न बनाया जाए। रजा साहब सामने टीवी पर है सब कुछ, हम कितने परिवार के लोग हैं आप खुद देख के बता दीजिए, मैं नहीं बोलता नहीं चाहते, लेकिन ये जो अभी हमारे साथ 3 और लोग बैठे हैं, अभी इनके वक्तव्य से साफ हो जाएगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों आई। मैं इनसे तब तक सवाल ही नहीं पूछूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आधी रात में जलाया क्यों। बयान से ये साफ होगा। आप तो आप ये कह रहे हैं कि आपको डर लग गया था कि ये संजय सिंह, नियत साफ है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं के खिलाफ है और अपराधियों को हम कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध मोहसिन हैं। साहब, हम क्या मैं ये समझूं आप ये कह रहे हैं कि आपकी मजबूत सरकार इस बात से डर गई थी कल कि कहीं सुबह संजय सिंह ना आके खड़े हो जाए वहां पर, कहीं ये सुनील यादव जाके ना खड़े हो जाए, नारा लगाने लगे आपकी सरकार के खिलाफ, या कांग्रेस के नेता ना पहुंच जाए? जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की चीजें ओछी निकल तो इनको रोकना था ना सर, इससे कोई इनको रोकना था। उस बच्ची के शव को क्यों जलवा दिया आधी रात में? उनके परिवार के लोग खुद चाहते थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग वहां मौजूद थे। क्या बात कर रहे हैं रोहित आप? परिवार के लोगों से बात करके देख लीजिए आप। अब उसके बाद संजय सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्रों में है भाई, ये जाए वहां जाकर कुछ समझा दें, सुनील साजन जी समझा दें, या कांग्रेस के साथी जाकर उन्हें भड़काने लगे, तो ये सियासत का समय नहीं है, उनके साथ संवेदना का समय है, उनके साथ हमदर्दी, उनके साथ खड़े होने का समय है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, अपराधियों के खिलाफ एक साथ खड़े होने का समय है। कि अपराध कैसे खत्म हो, ये आज की एक दिन का अपराध नहीं है उत्तर प्रदेश में रोहित, ये अपराध जमाने का है। सपा की सरकार भी उसमें रही, बसपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही है।
आज हमारी सरकार में ईमानदारी से अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। उनको मोहसिन साहब, सजा दिलाने के लिए काम हो रहा ना है। मैंने कोई अपराध का आंकड़ा रखा, ना मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 घंटे में या 24 घंटे में कितने रेप हो रहे हैं। मैंने केवल एक सवाल पकड़ा हुआ है शुरू से लेकर अब तक, और मैं अब भी उसी पे कायम हूं। मुझे केवल एक जस्टिफिकेशन दे दीजिए, आधी रात में क्यों जला दिया शव? संजय सिंह से डर गए थे, अखिलेश यादव से डर गए थे, प्रियंका गांधी से डर गए थे? किससे डर गए आप कि आधी रात में आपने शव जलवा दिया? क्यों उस लड़की को आपने एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होने दिया? क्यों? अंतिम संस्कार वही हुआ, और अंतिम संस्कार में परिवार के लोगों की सहमति है। एडमिनिस्ट्रेशन वहां लोकल जो बता रहा है, आप बात करिए उनके परिवार के लोगों से, आपके रिपोर्टर है, आप पूछिए। दिखा रहे हैं सर, लेकिन ये जो लोग परिवार को भी दिखा रहे हैं, करने गए थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों को भी दिखा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है जो लोग इस शव पर राजनीति करना चाहते थे। उस बच्ची के शव पर भी राजनीति, संजय उसके सिंह साथ घटना हुई उस पर भी ठीक राजनीति। है, अब मैं आपके दोस्त संजय सिंह को चर्चा में ला रहा हूं। हम अपराधियों के खिलाफ है, कोई कानून लाते हैं उस पर भी राजनीति। नहीं, आपने कहा आपके मित्र हैं संजय सिंह, मैं आपके मित्र संजय सिंह को अब चर्चा में ला रहा हूं। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग शव पे जाके बैठ जाते, आप लोग शव पे राजनीति करते, इसलिए मजबूरन इन्हें आधी रात में संस्कार कराना पड़ा। ये संस्कार कह रहे हैं, तस्वीरें और परिवार देखिए रोहित सरदाना जी, उसे संस्कार नहीं मानता। सरदाना जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार बहुत चिंतित थी और उसने बड़े समय पे सब कार्रवाई की। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाजपा के जो हमारे मंत्री जी हैं, 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, गले की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। सामूहिक बलात्कार के बाद एफआईआर दर्ज नहीं होती, 8 दिन आपको लग जाता है एफआईआर दर्ज करने में। पहले एक अभियुक्त के नाम पे एफआईआर दर्ज होती है, फिर 3 अभियुक्त शामिल किए जाते हैं, अस्पताल में उसको अलीगढ़ रखा जाता है, इलाज ठीक से नहीं दिया जाता। क्या आपकी गंभीरता थी? आपने 28 तारीख को उसको एम्स शिफ्ट करने की कोशिश की, और दलित की एक बेटी को एम्स अस्पताल में एक बेड नहीं मिल पाती, उसको सफदरजंग में रखा जाता है, और जब उसकी जान चली जाती है तो जबरन उसका अंतिम संस्कार करने पे आप तुले रहते हैं। परिवार को दरकिनार करके आप मुझे वो दिखाइए, आप दिखाइए रोहित सरदाना जी, मंत्री जी को भी दिखाइए कि कहां है वो परिवार का वीडियो जिसमें उनका परिवार मुखाग्नि दे रहा हो। अरे आपने जला दिया जबरन, उसके बाद उनसे लकड़ी वहां पे डलवा रहे हैं दाह संस्कार में, और आप कहते हैं परिवार की सहमति से हुआ। परिवार चीख चीख के कह रहा है कि नहीं, इसमें जबरन ये अंतिम संस्कार किया गया। बोलिए मोहसिन रजा, दीजिए जवाब, आपसे सीधे सवाल है उनके। संजय जी, पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संजय जी आपको भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम कहते हैं अच्छी बात है, सारे राजनीतिक दल अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ खड़े हो, यही हम सबका काम है, आपका, हमारा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबका, आम आदमी पार्टी का भी। लेकिन राजनीति ना हो। ये चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, ये चिट्ठी देखिए, इस चिट्ठी को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा सारी कार्रवाई हुई है, डेट हुई है, इसमें सारी जानकारी और एसपी और डीएम की ये रिपोर्ट है पूरी। ये डीएम और एसपी की रिपोर्ट है 14 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच जी को बोलने दीजिए। ये 29 तारीख तक, 14 से लेकर 29 तारीख तक के बीच की सारी रिपोर्ट है। तो आपकी बात को सही माना जाए या हमारे जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी बात, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं हम करने बैठे हैं। संजय जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है। ओके मोहसिन रजा, मोहसिन रजा एक सेकंड, संजय सिंह बोल रहे हैं, उसके बाद सुनील यादव और आराधना जी को लाते हैं। बोले संजय सिंह, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, हाथरस का कांड कोई पहला कांड नहीं है, और इसके पहले लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके शरीर को छत बिछत कर दिया गया। जौनपुर के मड़ियाओं में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके शरीर को छत बिछत कर दिया गया। पटरौना में रोहित जी, एक लड़की के साथ छेड़खानी लगातार होती रही, वो थाने पर जाती है, बार बार शिकायत करती है, जब उसकी सुनी नहीं गई तो अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, और इस पूरी घटना में योगी जी स्वयं जिम्मेदार है इन अपराधियों, इन दरिंदों को बचाने के लिए, क्योंकि कोई कार्रवाई 14 तारीख से 28 तारीख तक ऐसी आपके द्वारा नहीं की गई, और उसके जीवित रहने से मरने तक
कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई ठीक है। जिससे ये लग सके कि आप उनके देखिए साथ रोहित, अब एक सेकंड, बात एक साफ हो गई ना। एक सेकंड, ठीक है। एसआईटी में कौन पूछताछ करेगा? आपने योगी वक्तव्य से? देखा कौन संजय जांच जी करेगा ओके, योगी मैं की? एक चीज और ये बताना चाहता हूं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का बच्चा आम कह रहा आदमी है के हमारे कि मित्र जाति संजय जी विशेष जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं सर, एक वो सेकंड। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेकंड। न्याय वो के लिए, फौरन इंसाफ जातिवाद, के लिए संप्रदायवाद इस देश बात की कर रहे हैं। बेटियां आप आपसे दोनों एक सवाल साथ अगर करेंगे। बोलेंगे, हम कह रहे हैं, हम उसको सर, इंसाफ आप देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, आप हमारी दोनों एक पूरी साथ बोलेंगे तो सरकार किसी को तीन समझ में नहीं बजे आएगा आप क्या आती है। कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा संजय जी मोहसिन को रजा, देश की देखिए, संजय बेटियां जी, आपसे आपने जो सवाल बात पूछ उठाई रही हैं। प्लीज आप आ गए प्लीज। ना। इस देश आप की अपना बेटियां आपसे एजेंडा सवाल लेकर अच्छा आ गए प्लीज हैं। एक सेकंड, आप मैं दोनों को रोक रहा राजनीति कर हूँ, हैं। दोनों को रोक रहा हूँ। मोहसिन साहब आपको भी और संजय सिंह आपको भी, दोनों को रोकते हुए मैं आराधना जी और सुनील यादव के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड मोहसिन रजा, संवेदना देख रहे हैं तभी संवेदना पर सवाल उठ रहे हैं सर। संवेदना अगर दिख रही होती तो कोई ये नहीं कहता कि ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। कल रात जिस तरीके से उस लड़की के शव को जला दिया गया, आप लोग कहिए बार बार अंतिम संस्कार, वो अंतिम संस्कार नहीं था। सुनील यादव, अगर वो अंतिम संस्कार होता तो परिवार की औरतें, माएं, पिता बाद में ये शिकायत नहीं करते कि हमें नहीं मौका दिया गया। किसने दी? पूछिए इनसे, मुखाग्नि किसने दी? सुनील यादव बोलिए, फिर आराधना जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए रोहित जी, हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया और एक बार फिर साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं अगर कल रात की वो तस्वीर देखता हूं और जो हम लोग फिल्मों में या इतिहास में देखते हैं, जब भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी हो गई थी और किस तरीके से अंग्रेजी जो हुकूमत के जो पुलिस वाले थे उन्होंने भगत सिंह को किस तरीके से जलाया था, कल उस बेटी को भी उसी तरीके से जलाया गया। और उत्तर प्रदेश में ये कोई पहली घटना नहीं थी। पुष्पेंद्र यादव जो इसको फर्जी एनकाउंटर झांसी में किया गया था, उसको भी रात में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। रोहित जी, एक मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, संजय सिंह ने जितने भी नाम गिनाए हैं, जो छूट गए मैं गिना रहा हूं। उन्नाव में बलात्कारियों के साथ योगी सरकार खड़ी रही, बेटी के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, सरकार उन जलाने वालों के साथ खड़ी रही, बेटी के साथ नहीं खड़ी रही। शाहजहांपुर में सरकार चिन्मयानंद के साथ खड़ी रही, उस बेटी के साथ नहीं खड़ी रही। और हाथरस में इन 4 दरिंदों के साथ सरकार खड़ी रही, लेकिन उस बेटी के साथ नहीं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मिनट टू मिनट जान रहे थे। अरे आपके एक मंत्री पता नहीं किस नशे में, वो यही नहीं जान रहे थे बेटी हाथरस की है कि हरदोई की है। सुनील और जी, आप माननीय मुख्यमंत्री को क्या कितना संवेदनशील मानते हैं? यूपी की आज बदकिस्मती जब है। प्रधानमंत्री जी ने फोन सुनील किया यादव, तब उनको याद आई बेटी की, तब एसआईटी की जांच। सुनील और यादव, कितनी एसआईटी कराओगे? सुनील यादव, ये माननीय मंत्री जी से सुनील पूछिए यादव, रोहित जी, उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी एसआईटी चल रही है? सुनील यादव, क्या ये उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती है? को बचा रहे हैं आप? क्या ये उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती है सुनील यादव कि जिसकी भी सरकार आती है उसका रवैया ऐसा हो जाता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, या फिर पत्रकार सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री कह देता है तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना रेप, कम से कम तुम्हें तो किसी ने नहीं छेड़ा ना भाई चल रहा अभी। ये लगता है कि अगर कोई भी बात इस तरीके की आई होगी तो पब्लिक नहीं माफ करती है। देखिए, हमसे आपसे ज्यादा समझदार है रोहित जी पब्लिक, वो सब जानती है। और ये दिन देखने के लिए तो कम से कम मैं आपसे भी कह सकता हूं, आपने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश में ये दुर्दशा है, और खास तौर से दलित और पिछड़ों की, कि आप सुनेंगे नहीं। मतलब गैंग रेप भी होगा, जीप भी काट दी जाएगी, रीढ़ भी तोड़ दी जाएगी, और रात में आनंद फानंद पेट्रोल और डीजल डाल के जला दिया जाएगा, और बाद में कहा जाए कि ये संस्कार। चलिए, आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि जनता ने आपको उसकी सजा दी जो कारनामे आपने सरकार में किए थे। अब मैं जरा कांग्रेस की नेता आराधना जी के पास जा रहा हूं। संस्कार के बारे में ठीक है, कोई जानकारी रखते हैं? ओके, आराधना तिवारी प्लीज। आराधना जी बोलिए अपनी बात। आराधना जी बोलिए अपनी बात। सुधीन भदौरिया भी आ गए, ममता काले भी, और बनर्जी साहब भी। बोलिए आराधना जी। सबसे बड़ी बात यह है रोहित जी कि आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर पूरे देश और पूरी दुनिया में शर्मसार हो चुका है। क्या कसूर था उस बेटी का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बेटी पैदा हुई है? क्या कसूर था उस बेटी का कि वो एक दलित के घर पैदा हुई? क्या कसूर था उस बेटी का कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई? वरना किसी भी सरकार के किसी भी कारिंदे की हैसियत थी कि इस तरह से उस बेटी के साथ ना उसको इलाज मिलता, ना आनंद फानन में उसके शरीर को जला दिया जाता। मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ।
हाँ, और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, 3 सवाल का जवाब मुझे देते। पहली बात, जब उस बेटी के साथ बलात्कार होता है 7 से 8 दिन बीत जाते हैं, उसका मुकदमा तक नहीं लिखा जाता है। पहला सवाल, आखिर कहाँ थी सरकार की जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी की, कहाँ थी संवेदनशीलता उनकी? दूसरा सवाल, क्या उस बेटी को अधिकार नहीं था कि उसको, जब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, क्या उसको अच्छे इलाज के लिए जो सोमवार को भेजा गया, क्या उसको अच्छे इलाज के लिए पहले नहीं भेजा जा सकता था? तीसरा सवाल, कल मैं नहीं जानती यहाँ बैठे किसी से बात हुई नहीं, पर उसके पिता और उसके भाई से मेरी खुद एम्स, जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में उस लड़की की जब उसकी डेथ होती है, उसके बाद उसकी बॉडी को वहाँ से पुलिस ले करके गायब हो जाती है, उसके पिता और उसके भाई से मेरी बात होती है और वो साफ साफ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम लोग की जानकारी के बिना उसकी बॉडी को हटा दिया गया है यहाँ से, और उसको लेकर के वो कहाँ है हमें नहीं मालूम है। और वो बराबर हमसे यही कह रहे थे कि हमें बस अपनी बहन की बॉडी, हमारी बेटी की बॉडी को दिला दीजिए। एक अंतिम सवाल है, हिंदू धर्म में रात में सूर्यास्त के बाद ये हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं ना, मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में क्या सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना वर्जित है? नहीं, ये इन्हें नहीं मालूम था। ऐसी कौन सी जल्दी थी? 2:30 बजे इन्होंने किया। अरे अगर परिवार की सहमति थी, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं, जैसा सरकार कह रही, जैसा प्रशासन कह रही, तो 2 घंटे 3 घंटे और इंतजार कर लेते। सरकार अगर परिवार की सहमति थी तो उसके बाद उसका संस्कार कर देते रीत रिवाज के हिसाब से। और जितने फुटेज आपके चैनल पे देखे, पूरे देश के सभी चैनलों पे देखे, उनके परिवार का कोई सदस्य मुझे तो नहीं दिखाई दिया उस अंतिम संस्कार में। ये सवाल संजय सिंह ने भी उठाया कि परिवार के सदस्यों को बाद में वहां लकड़ी डालते हुए देखा, लेकिन किसी ने मुखाग्नि नहीं दी। मोहसिन रजा, जवाब दीजिए, जो 2 लोगों ने आपसे सवाल पूछा, फिर मैं ममता काले और बनर्जी साहब से भी पूछूंगा। और ये बताते हुए प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, वो सीधे सवालों के जवाब देंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। बोलिए मोहसिन रजा। रोहित, पहली चीज जो हमारी बहन ने सवाल किए, मैंने कहा ना कि ये समय राजनीति का नहीं है, लेकिन उन्होंने करी है, हम जवाब देना चाहते हैं। ये उनका वक्तव्य हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ मेरे उसके भाई से, लेकिन उनका परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है, कार्रवाई के साथ में है। और 14 तारीख को जब उन्होंने एफआईआर के लिए पेपर दिया उनके भाई ने, तो एफआईआर लिखी गई। अब सुन लीजिए बहन, अब सिस्टर सुन लीजिए हमारी बात को। और 14 को एफआईआर हुई, उसके बाद जब उस बच्ची का बयान हुआ, उस बयान के तहत जब एक को गिरफ्तार करके भेजा गया, फिर उसने 3 लोगों का नाम लिया उन्होंने, तो 3 लोगों को तुरंत पकड़ के जेल भेजा गया। उसमें धाराएं बढ़ी, जब उनकी 29 को डेथ हो गई, उसके बाद 302 में कन्वर्ट की गई। आदरणीय योगी जी ने एसआईटी कर दी। और उसके बाद आपका वक्तव्य हो सकता है, मैं इस पर राजनीति नहीं करने बैठा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की गंभीरता को देख लीजिए, प्रशासनिक अमले ने लगातार काम किया है, ऐसा नहीं है। आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, सर मोहसिन रजा मुद्दा बना रहे हैं, मोहसिन रजा इस पर अपनी रोटियां सेकना चाहती है पार्टियां, वो बात अलग है, लेकिन संवेदना किसी पार्टी की। मोहसिन रजा एक सेकंड, आराधना जी एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज सुन लीजिए मंत्री जी। मोहसिन रजा जी, आप मंत्री हैं, थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। मोहसिन रजा जी, हाँ पूरा कीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। अभी सुनील जी कह रहे थे कि यहाँ इतनी घटनाएं हो रही रेप की। अरे भाई, आप ना आईना दिखाइए, आपके दौर में तो रेपिस्ट पूरा इतनी बुरी तरीके से रेप हुए हैं और बलात्कार हुए हैं। मोहसिन रजा, उन्होंने मान तो लिया कि उनकी करतूतों की वजह से आज वो सड़क पर है, सत्ता में नहीं है। वजह से तो आज क्या आप वही मॉडल दोहराना चाहते हैं जिसकी वजह से ये लोग बाहर हैं, आज सत्ता में नहीं है? उन्होंने तो माना इस बात को। योगी जी जिसको खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है उत्तर प्रदेश को। आज उसको खत्म करने का काम योगी सरकार कर रही है। कब तक खत्म होगा? अच्छा, इनका दिया हुआ कब तक खत्म होगा? इनका दिया हुआ बताइए। हम खत्म कर रहे हैं, नहीं अगर इन्हीं का दिया है तो कब तक खत्म होगा वो बताइए ना। मोहसिन रजा, एक सवाल बड़ा सीधा सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, और बार बार पूछ रहा हूँ, दोहरा के पूछ रहा हूँ। सुनील जी, झगड़ा नहीं प्लीज, एक सेकंड, झगड़ा नहीं चाहिए, सुनील जी प्लीज,
सुनील यादव, करिए, सुनील यादव, यहाँ एक सेकंड। दलित ठाकुर पंडित मत ढूंढिए। मोहसिन रजा, यहाँ पर मेरी बात दलित सुन लीजिए अब आप। ठाकुर पंडित मत ढूंढिए। अच्छा, आप मेरी बात ये सुनिए। हमारे लिए मुझे तो हैरानी है इस बात की कि हमारे आपकी लिए पुलिस हमारा ने देशवासी है, आधी रात हमारा में देशवासी एक है। लड़की को जला दिया, शव को उसके बिना परिवार को अंतिम संस्कार का अधिकार दिए, उसके बावजूद आप यहां सबसे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। सर, आपको तो आज हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए थी कैमरे के सामने आने की और ये कहने की कि हाँ हम सब कुछ सही कर रहे हैं। हमारी नीति और नियत गलत नहीं है, हम उस परिवार के साथ मोहसिन खड़े रजा, हैं। मुझे केवल एक बात बता दीजिए, ये कौन सी नीति या कौन सी नियत थी जिसने आधी रात में लड़की के शव को जलाने पर मजबूर कर दिया आपको? ये कौन सी नीति या नियत थी? जब अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं होता तो क्यों किया आप लोगों ने? कल क्या छुपाना था? हमारी किस चीज का डर था? साफ है, सरकार की नियत बिल्कुल साफ है। सरकार पीड़ित परिवार के और पीड़िता के साथ है। हम उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सर, अपराधियों को कड़ी से अगर कड़ी आपका कानूनी ऐसा सजा साथ है, दिलाकर रहेंगे। अगर आपका ऐसा साथ है जहां वो अपनी बच्ची को अंतिम विदाई तक ना दे पाए, उसका मुंह तक ना देख पाए, तो इस साथ का क्या करेगा कोई? सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, उसका परिवार कह रहा है। मोहसिन रजा, आप जानते हैं इस बात को। तो विपक्ष एक आरोप लगा रहा है। उसका परिवार कह रहा है मोहसिन रजा, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। राजनीति कर रहे थे, यही वहां डेड बॉडी के पास पहुंच गए थे, यही नारे लगा रहे थे। इन्हें वो सुखद संवेदना मर गई थी इनकी, क्या आप डेड बॉडी पर जाकर नारेबाजी करा रहे थे, उसके परिवार को भड़काने का काम कर रहे थे। ना हो ये जाए, बहुत अच्छी राजनीति है, इसलिए आपने आनन फानन में शव को आग लगवा दी चिता पर रखकर। नारेबाजी ना हो जाए कहीं, ये लोग मुद्दा ना बना लें। परिवार के लोग सहमत हैं, परिवार के लोगों की सहमति है। एक सवाल पूछिए कि परिवार ये के नौबत लोगों की क्यों आई? सहमति आराधना जी से आपसे हुआ एक है। सवाल पूछ रही हैं, फिर मैं ममता काले और बनर्जी साहब को ला रहा हूं। जरा बनर्जी साहब से पूछेंगे प्रोटोकॉल क्या कहता है। आराधना जी पूछिए सवाल। मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर ये नौबत आई क्यों? आखिर आज इस सवाल पर आप जवाब दे रहे हैं। लगातार 3.5 सालों में कई घटनाएं संजय जी ने गिनाई और हमारे साथी साजन जी ने गिनाई। मेरे पास पूरी सूची है। मैंने तो रोहित जी आपके साथ कई मामले पे, महिलाओं के मामले में डिबेट की है। सूची है मेरे पास। एक सवाल का हिसाब मैं अगर आपसे लूं तो आप दे नहीं पाएंगे। एसआईटी पे एसआईटी, एसआईटी पे एसआईटी आप बनाते चले जा रहे हैं। एक भी एसआईटी की रिपोर्ट आई है? किसी पीड़िता को इंसाफ मिल पाया है? आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं। जब मुख्यमंत्री जी पहली बार सदन में आए तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। 3.5 साल बीत गए हैं। आप मुझे बता दीजिए किस फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितनी पीड़िताओं को, कितनी बेटियों को आप इंसाफ दिला पाए हैं? और मैं आरोप लगाना चाहती हूँ, अगर इसकी किसी की जिम्मेदारी है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की है। कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार को। ओके, अब जरा मैं सुधीन भदौरिया जी और ममता काले, बेटियों को एक सेकंड भदौरिया जी से कनेक्शन कट गया, लेकिन ममता काले आपको लगता है सरकार सही है? सरकार ये कह रही है कि हम तो पल पल की जानकारी ले रहे थे, एक एक चीज का हिसाब हमारे पास था, हम पूरी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि आधी रात को लड़की के शव को क्यों जला दिया गया। ममता काले बोलिए। धन्यवाद रोहित जी। देखिए, ऐसा है, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक लड़की की अस्मिता और उसके जीवन पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े या राजनीति की कहीं पर कोई गुंजाइश है। मतलब कब तक नारियों का, लड़कियों का चीरहरण होता रहेगा? कब तक ये कौरव मतलब लड़कियों को इस तरीके से भोग और विलास की वस्तु समझ करके उसका इस्तेमाल करेंगे? नारी की बात हो रही है, वो नारी जो नारायणी कही जाती है, वो नारी जो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो एक माँ है, बेटी है, बहू है, जन्मदात्री है, उसके बारे में बात हो रही है। और मैं तमाम बातें अभी सुन रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। किसी की भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष में हो, जब किसी नारी की, किसी औरत की, किसी लड़की की अस्मिता पर बात आती है, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों संवेदनाएं मर जाती हैं? क्यों नहीं हम न्याय दिलाने की बात करते हैं? अभी तमाम बातें हो रही थी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बातें हो रही थी, मुझे याद आ गया और मैं बहुत भावुक हो गई। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी रोहित जी। अभी बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश शर्मसार हो गया भारत के अंदर और विदेश के अंदर, और रातों रात कुछ ऐसी घटनाएं हो गई। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं, और रामपुर तिराहा हत्याकांड मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे, जहां पर अभी बस आने वाली है एक और वर्षगांठ। 2 अक्टूबर की सुबह को जब उत्तराखंड के लोग प्रोटेस्ट करने दिल्ली आ रहे थे शांति से, तो उनको रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में रातों को रोका गया। हजारों की संख्या में पुलिस और जाने कौन कौन कार्यकर्ता थे, और पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया, और बहनों के साथ, बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ।
और मैं भी आज रोहित जी आपके सामने नहीं बैठी होती, क्योंकि मुझे भी उसी ग्रुप में आना था। मेरे संगठन ने मुझे 3 दिन पहले दिल्ली भेज दिया कुछ कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करने के लिए। आज तक उन बेटी बहुओं का पता नहीं है। निर्मम सामूहिक बलात्कार करके उनको मारा गया, उन पर पेट्रोल डाल करके उनको जलाया गया, कोई न्याय नहीं मिला। सीबीआई सब कुछ हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। परिवार इंतजार कर रहे हैं कि कहां है वो बेटियां। गन्ने के खेतों में रेप हुआ, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे उस वक्त कि गोली मार करके भून दो इन लोगों को, और मैंने वो देखा है। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं रोहित जी, और उसके बाद जब अस्थि कलश यात्रा हुई थी तो उसकी अगुवाई करी थी मैंने। हजारों की संख्या में उस वक्त पुलिस मेरे पीछे थी। मेरे को मेरे उत्तराखंड की माताओं बहनों ने हटा करके निकाला था वहां से। भीड़ में कपड़े बदले थे, दुल्हन के वेश में मैं गई थी। एक रात में 6-6, 7-7 घर बदलने पड़े थे, क्योंकि क्लियर कट ऑर्डर थे उस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था कि इस लड़की को, मैं छात्र नेता थी, युवा लड़की थी, इसको पकड़ करके बस निकालो यहाँ से। और सबके मन में एक चीज थी कि अगर ये उनके हाथ पड़ गई तो क्या होगा। ममता जी, आप ये कह रही हैं, मुझे ये बुरा लगता है कि तब से लेके अब तक क्यों चीजें नहीं बदल रही हैं। आप ये कह रही हैं, क्यों चीजें नहीं बदल रही हैं। आप ये कह रही हैं सरकारों के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने हैं तो बने, लेकिन औरतों के साथ ये निर्ममता ना हो। ममता जी, आप ये कह रही हैं सरकारें सब एक सी होती हैं, सब एक सी होती हैं सरकारें। जब सरकार तय कर लेती है दबाना है तो दबा देती है, फिर ऐसे। मैं ये कह रही हूं रोहित जी, मेरा सिर्फ मैं, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी भावुक हो गई हूं, क्योंकि इस जो विषय मैं बता रही हूं उससे मैं व्यक्तिगत तौर से जुड़ी हुई हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं रोहित जी कि महिलाओं के ऊपर, उनकी अस्मिताओं के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो निर्मम, ये कायरता, नपुंसक जैसी हरकतें ये करते हैं ना लोग, और जो राजनेता उनका साथ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको खत्म कीजिए। और ये बात बोलना कि आज उत्तर प्रदेश ममता जी, दिक्कत यही है ना, ये घटना मैंने ममता जी, दिक्कत यही है कि निर्भया के बाद भी सब नारा लगा रहे थे, एक साथ खड़े हो गए थे, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जला रहे थे, सख्त कानून बनाएंगे, निर्भया फंड बनाएंगे। कितना उसका इस्तेमाल हुआ, कहां तक वो चीजें पहुंची, ये सबको पता है। लेकिन संजय सिंह, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगा रही है ना बीजेपी। राजस्थान में भी तो रेप हो गया था, आप लोग देखते ही नहीं उधर, क्योंकि आपको सूट नहीं करता। अभी आपको फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के हर अपराध पर आप तेज आवाज में बोलते हैं। बंगाल में भी रेप होता है, लेकिन आपको सूट नहीं करता, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आपकी राजनीतिक साझेदारी की एक प्लानिंग बन रही होगी, तो इसलिए वहां पर भी आप नहीं जाते। क्या वाकई ऐसा है? बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में क्या राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर कोई फैसला, कोई बड़ा कदम नहीं ले सकती हैं क्या? देखिए रोहित जी, अगर उसकी चर्चा में जाएंगे, उसके विस्तार में जाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न ये उठेंगे कि पिछले 3 महीने से इस देश में कितने बलात्कार की घटनाओं को आपने अपने चैनल पर दिखाया, कितने बलात्कार और आप टीवी पे देख के तय करते हैं, जो टीवी चला रहा है उस पर बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उस बहस में नहीं जाते हैं। आज इस पे चर्चा करते हैं, आज इस पे चर्चा करते हैं। और एक सुन लीजिए आप, ये सुनिए आप। कुछ गलतियां हुई है आपकी, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? ये संवेदनशील प्रशासन है इनका, ये संवेदनशील प्रशासन है रोहित जी इनका। ये उस बेटी के परिवार से इनका पुलिस का अधिकारी कह रहा है। नहीं करना चाहता, देखिए ऐसे डिबेट कराएंगे रोहित जी तो डिबेट नहीं हो पाएगी। रजा साहब, इनको चुप कराइए, मुझे अपनी बात मोहसिन जी आपने बोला उन्होंने सुना, मोहसिन जी आपने जो जो बोला उन्होंने सुना। अब आपको सुनना चाहिए, कम से कम आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं सरकार में, आप सुन तो लीजिए कम से कम। आप उसके बाद तथ्यों से खारिज कर दीजिएगा उनकी बात को कि ये गलत बता रहे हैं, लेकिन उनको सुनिए तो। बोलिए रोहित जी, कल रात में एक पुलिस का अधिकारी उस बेटी के घर पर, जिसकी सामूहिक गैंगरेप के बाद मौत हो जाती है दुखद, उसके घर पे पहुंच के कह रहा है आप लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, इसको स्वीकार कीजिए। क्या गलती है उस बेटी की? यह कि उसकी गर्दन तोड़ दी गई, यह कि उसकी जीभ काट दी गई, यह कि उसने गरीब परिवार में, दलित के परिवार में जन्म लिया। क्या गलती है उस बेटी की? मैं पूछना चाहता हूं, बताएं मंत्री जी, योगी जी बताएं क्या गलती है? यह कि उसकी 8 दिन बाद FIR दर्ज हुई, यह कि वो एक आदमी को अभियुक्त बनाया गया, बाद में जब मीडिया का दबाव बना तब 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। यह उसकी गलती थी कि उसको इलाज ठीक से नहीं मिला और उसकी जान चली गई। क्या गलती थी आप बताइए? आपका पुलिस का अधिकारी जाके कह रहा है और आप उम्मीद करते हैं इन लोगों से कि वो न्याय देंगे उसको? ये SIT इनको न्याय देगी इन गरीब लोगों को?
जिनसे रात में जबरन उनका शव छीन के, बेटी का शव छीन के जला दिया। मोहसिन रजा जवाब दें, उसके पहले सुदीन भदौरिया से कमेंट ले लें, वो 2 बार कट चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे। सुदीन भदौरिया, कनेक्शन कट गया था आपसे, आप अपनी बात रख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं आपको, सुन भी पा रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये बहुत ही दुर्गंध की भरी घिनौनी घटना पर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है उचित नहीं है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पूरा देश स्तब्ध है। सभी लोग पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस दलित बच्ची की जिस तरह से दरिंदगी के साथ घिनौनी घटना घटी है, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हर कोई बड़े व्यक्ति की कोई छींक भी आ जाए तो उस पर ट्वीट करते हैं, पर इस पर मन की बात में क्यों नहीं बोले हैं? क्यों नहीं योगी जी ने इस तरह की पहल की? 15 दिन पहले ये घटना घटी, इतने दिन को गुजरने दिया गया और अंत में हमने ये भी देखा कि यहाँ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके शव तक को नहीं दिया गया। ये पूरे देश में एक इतिहास में काले दिन के तौर पर लिखा जाएगा, उसी प्रकार से जैसे निर्भया का कांड हुआ था, और ये कांड शायद उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाला कांड है। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अब जो भी लोग हैं इसमें शामिल हो रहे हैं बहसों में, चीखने चिल्लाने की जगह इनकी भी सरकारें रही हैं, हमारी भी सरकार रही है। जो गलतियां हुई हैं उनको गलतियों को स्वीकारें। और मैं कहूंगा कि स्मृति ईरानी जी उस समय तो चूड़ियां भेंट कर रही थी, इस समय मौन बैठी हुई हैं। क्या हो रहा है? ये सरकार है, बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है इसको। ओके मोहसिन रजा, फटाफट एक क्विक कमेंट जल्दी से आपका। मोहसिन रजा, इस पर एक जल्दी कमेंट। प्रशांत कुमार आ रहे हैं, बोलिए। तौर पर एक बात साफ हो गई, जिस तरह की बातें अभी संजय जी ने उठाई, वो भी अभी ये ठाकुरवादी, पंडितवादी, दलितवादी, ये सब बातें इस समय करने का वक्त है क्या? कि अगर संवेदना होती तो ये राजनीतिक रोटी ना सेकते, ये कोई उस मुद्दे को लेकर आते। यही कांग्रेस कर रही है, यही राहुल जी का ट्वीट आया है कि दलित के साथ में, राजस्थान में अगर दलित के साथ में बलात्कार और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस पर न आम आदमी पार्टी को बोलना है, न बहुजन समाज को बोलना है, और न ही कांग्रेस को बोलना है। तो आप ये बताइए ना कि आप खुद कह रहे हैं कि चीखिए नहीं, हम चीख नहीं रहे। हमारी पूरी संवेदना, सरकार की पूरी सरकार खड़ी है उस परिवार के साथ में, इंसाफ दिलाएगी। हम कानून भी लाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग ऐसे कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं, गुमराह करने लगते हैं। ये उसका नतीजा है। ठीक, हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आधी रात में लड़की का शव क्यों जला दिया गया? इस संबंध में जिला प्रशासन ने ये ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनकी सहमति से ये अंत्येष्टि की गई थी। जैसा कि सबको विदित है, ये पीड़िता की मृत्यु कल सुबह हो गई थी और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद से ख़राब हो रही थी, और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति से ये कार्य किया। प्रशांत जी, तस्वीरें मुझे यकीन है आपने टेलीविज़न पर देखी होंगी। कल रात को जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो सार्वजनिक है, उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि परिवार की सहमति से हुआ और परिवार वालों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और कर देते हैं संस्कार, और आप इसको अंतिम संस्कार कहते हैं, मानेंगे? वहाँ इस तरह के फुटेज भी हैं जहाँ परिवार जन हैं, हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो उनको कुछ ग्रीवांस हो, और लेकिन जब आप वहाँ समाज में रहते हैं तो इस तरह की बात होती है कि डेड बॉडी ख़राब भी होती रहती है। तो उसमें पुलिस का कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पुलिस के लिए उसमें अगर डेड बॉडी रह जाती तो आज क्या ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती। तो पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मौके पे आदमी होता है और कोई जवाबदेह आदमी, जब वहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट ने ये ट्वीट किया है तो हम लोगों को सभी चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर देनी चाहिए
और उसके लिए अभी जब शासन ने एक गृह सचिव के स्तर पे SIT का गठन किया है, अगर कोई ऐसी बात होगी जो कोई जोर जबरदस्ती की बात आएगी तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशांत जी, ये SIT ये तो नहीं जांच पाएगी ना कि किसके आदेश से आधी रात को पुलिस ने जाके शव को जला दिया? जाहिर है वो आदेश किसी ऐसी जगह से आया होगा जो SIT के दायरे के बाहर होगा, या स्थानीय लोगों ने खुद तय कर लिया जो अधिकारी वहां पर थे? नहीं, देखिए SIT के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको भी शायद ज्ञात नहीं होगा। SIT का व्यापक दायरा है और वो सभी चीज़ें जांच करेगी और इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता रहे, इसी कारण ही SIT का गठन किया गया है। और केवल हम लोग दूर से बैठ के जो वी शुड एटलीस्ट, हम लोग को जो स्थानीय अधिकारी है उस पर कोई तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने ये बात कही है कि उनके परिवारजनों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से, ये हो सकता है कि सभी परिवारजनों की सहमति ना हो, लेकिन जब इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे गांव में भी ये बात रहती है कि हम डेड बॉडी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग, अगर मान लीजिए डेड बॉडी पूरी ख़राब हो जाती तो फिर क्या होता। लेकिन ये डिफरेंट पहलू है जिस पे हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पे डिसीजन लिया हो, और जब SIT इस चीज़ों को देखेगी तो उसका व्यापक दायरा है, उसमें सभी चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी। लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक मामला जिसको लेकर विवाद खड़ा हो चुका हो, एक मामला जिसमें नाइंसाफी के आरोप लग रहे हों, एक मामला जिसमें जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हों, उसमें आनन फानन में शव को जला दिया जाना, ये और सवाल खड़ा करता है कि कुछ ऐसा था शायद जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? जो पीड़िता मृतका का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में हुआ है और एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है, जिसके परिणाम अभी वहाँ से प्राप्त होने शेष हैं, जो वो सील्ड एनवेलप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास आएगा। तो बिना सभी चीज़ों को जाने अब ऐसा क्या चीज़ उसमें बच गया था, AMU के डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया है, उसके सारे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पेंडिंग है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि मेडिकली और होना बाकी था। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, तो आप प्लीज़, मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारी पूरी संवेदनाएं उस फैमिली के साथ है। इसमें जिस तरीके से 14 तारीख की घटना है, 14 तारीख को ही 9:30 बजे की घटना है और पीड़िता अपने भाई के साथ आकर 10:30 बजे थाने को सूचना देती है कि, और वो भी एप्लीकेशन पीड़िता के भाई के स्वयं के हैंडराइटिंग में है। उस बेसिस पे 307 और SC/ST का मुकदमा दर्ज होता है और इलाज उसका लगातार बेहतर इलाज किया जाए, इसके लिए स्थानीय अस्पताल से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से पुलिस प्रशासन ने उसको AMU ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। और पहली बार वो जब बोलने की स्थिति में आई तो उन्होंने, पीड़िता ने एक गैंग रेप का आरोप लगाया और उसके बेसिस पे सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उसको जो अनुदान राशि थी उसको भी तत्काल मुहैया कराया गया। और आगे जब अब उनकी दुखद मृत्यु हो गई है तो हम उसमें धारा 302 भी बढ़ा दिया गया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं उसमें किसी तरह की कोई अभी प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। और जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आएंगी और जो मेडिकल विशेषज्ञ कहेंगे और डॉक्टरों के पैनल ने जो इसकी पोस्टमार्टम किया है उसका जो परिणाम आएगा वो तत्समय हम लोग मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो लड़की बोलने की स्थिति में नहीं आई उनके परिवार की तरफ से रेप की कोई शिकायत नहीं थी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये तो पब्लिक डोमेन में है कि उनके भाई का स्वयं के हस्ताक्षर से, स्वयं के हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन आई है जिसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई थी। ये भी नहीं कि पुलिस ने अपने आप एफआईआर दर्ज कर ली हो। और जब वो पीड़िता ने स्वयं जब ये बात बताई 22 तारीख को पहली बार, ये घटना 14 तारीख की है और 22 तारीख को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एएमयू के जो डॉक्टर ने मेडिकल दिया है, जब वो उनकी शिफ्टिंग दिल्ली हो रही थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है कि किसी भी स्टेज पर पीड़िता ने अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें नहीं स्वीकारी है। पहली बार उन्होंने 22 तारीख को ये बात बताई। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने बेहतर व्यवस्था के लिए उनको एएमयू शिफ्ट किया ताकि अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन पुलिस ऐसी बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती थी कि शव कुछ घंटे और रखा जा सके और सूर्योदय होने के बाद उसका संस्कार किया जा सके? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ये इसके बारे में जब एसआईटी अपनी जांच करेगी, वहाँ पे घर के परिवार के लोग मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से ही हुआ है। ये हो सकता है कि घर के सारे लोग, महिलाएं हो सकता है उससे इत्तेफाक न रखती हों, लेकिन घर में जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी शव को खराब नहीं होने देना चाहते। तो सामाजिक मूल्यों का और जो गांव की परिपाटी है उसका भी लोग ध्यान रखते हैं, और हो सकता है कि उनके इसी कारण से हुआ हो। कुछ लोगों को अब नाइत्तेफाकी हो रही हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत तरह की कहानियां पब्लिक चैनल पर कर रहे हैं, साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुलिस ने नहीं लिखा, पुलिस ने धाराएं बार बार चेंज की। तो जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे धाराएं वैसे ही तो चेंज की जाएंगी, या पुलिस अपने आप कोई धारा चेंज कर देगी किसी इतने सेंसिटिव अभियोग में। सर, एक अविवाहित लड़की, उसके परिवार में किसकी सहमति को पुलिस जरूरी मानती है उसके शव को अंतिम संस्कार करने के पहले? माँ बाप की, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह रहा हो कि हाँ ठीक है कर लो, और उनको नकार दे जो कह रहे हो कि ना करो? जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनकी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, और ये चीज़ें हम यहाँ से बैठ के और अपने पर्सपेक्टिव से सोच के ये तय नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक कानूनी दृष्टिकोण है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर डेड बॉडी सुबह तक बच जाती तो शायद उससे कुछ और इन्वेस्टिगेशन हो जाता। शुक्रिया प्रशांत जी आज तक पर आने के लिए और सीधे जवाब कुछ सवालों के देने के लिए। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जबरदस्ती कुछ नहीं किया गया, परिवार की सहमति थी, लेकिन परिवार ने क्या कहा वो भी आज तक ने आपको दिखाया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, आपकी राय क्या है वो बताएंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।